हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो आई बटन से भी आपको मिल जाएगी। आप पहले वो पार्ट देखिए फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट से। तो देखो एजेंट का क्या काम होता है, वो एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पहुंचा जाता है। पर यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट है तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाता है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिसीजेस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, कि ऐसी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शंस को हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर करती है, उन्हें इन्फेक्शियस एजेंट कहा जाता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल वायरस हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जो क्या करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक डिसीजेस को लेके जाते हैं। तो उसके बाद टॉपिक आपका आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड, कि बीमारी किस किस चीज से स्प्रेड कर सकती है, किस किस तरीके से फैल सकती है। तो इसमें सबसे पहला आता है थ्रू एयर। तो देखो एयर से कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है, कॉमन कोल्ड है, कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है थ्रू वाटर। वाटर से भी बहुत सारे डिसीजेज है जो वाटर शेयर करने से फैल सकते हैं, यानी कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका झूठा अगर पानी आप पियोगे तो आप में भी बहुत ज्यादा चांस है वो डिसीजेस ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। तो इससे कौन कौन सी डिसीजेस फैलती है, क्लोरा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स। तो इससे जो बीमारी हमारे अंदर फैल सकती है वो है एड्स, जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें याद करनी है, एक तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, आप नोट कर लो, स्पेलिंग याद कर लेना। सेकंड, एड्स जो होता है वो किससे फैलता है, वायरस से, और वायरस का नाम है HIV। तो HIV की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, अपने वो भी याद करनी है। नेक्स्ट आता है थ्रू वेक्टर। वेक्टर होता है कोई भी एनिमल जिसके थ्रू डिसीजेस ट्रांसमिट हो रही है, स्प्रेड हो रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि डॉग जब हमें काटता है तो उससे रेबीज होती है हमें, ठीक है। जब कुत्ता काटता है तो बोलते हैं ना इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तो अगर हम नहीं लगाते तो बाद जिसको वो काटता है वो पागल भी हो सकता है, तो इसीलिए वो रेबीज होती है बीमारी। सेकेंड, मॉस्किटो से हमें पता है कि कौन सी बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बोलता है कि 2 तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, ठीक है। ट्रीटमेंट तो सबको पता है ना, इलाज किसी भी बीमारी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको 2 वे से किया जाता है, 2 स्टेप होते हैं। यानी कि सबसे पहला तो इन्होंने बोला है कि 1 वुड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, की पहला स्टेप में तो रिड्यूस कर देंगे हम इफेक्ट डिसीज का, और सेकंड स्टेप में हम किल कर देंगे कॉज ऑफ डिसीज। यानी कि सबसे पहले तो हम उस डिसीज के इफेक्ट को कम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम उसे बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं बॉडी में से, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब मेडिसिन खाते हैं हमें फीवर पहले कम होता है, उसके बाद फिर हम बेड रेस्ट लेते हैं और एनर्जी कंजर्व करते हैं, और फाइनली बिल्कुल ही फीवर आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि पहले क्या होता है, सबसे पहले हम उसके इफेक्ट को कम करते हैं। हमें बहुत तेज फीवर हो रहा है, मान लो 102 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर हो रहा है, फ़ारेनहाइट, सॉरी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर हो रहा है। तो क्या होएगा कि आपको एकदम से ही वो फीवर खत्म नहीं होएगा, पहले कम होएगा, फिर उसके बाद आपके बॉडी में आ रहा है, सुबह शाम आ रहा है फीवर, फिर बिल्कुल ही आना बंद हो जाएगा। तो पहले हम उसके इफेक्ट को कम करते हैं मेडिसिन लेके, फिर हम रेस्ट करके एनर्जी कंजर्व करके उसको बिल्कुल बॉडी में से ही किल कर देते हैं। तो ये सारा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ये बताता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम बोलते हैं कि अपने आप को पहले से ही बीमारियों से बचाना बेटर है उसका ट्रीटमेंट करने से, बाद में पछताने से, ठीक है। तो अब इन्होंने ना 3 रीजन दिया, ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं। तो इसके मेनली 3 रीजन है जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि इफ समवन हैज अ डिसीज विच डैमेज देयर बॉडी एंड नेवर गेट रिकवर, कि पहला रीजन तो ये है कि अपने आप को पहले से ही बचा के रखो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में ऐसी डिसीजेज एंटर कर जाती है जो हमारी बॉडी से फिर लाइफ लॉन्ग तक जाती नहीं है, या फिर वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है और हमारी बॉडी से बहुत टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमने क्लोरोनिक डिसीजेस पढ़ी थी इसी का ही तो एग्जाम्पल है ना। हार्ट डिसीजेज हो गई, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो ये हमारी बॉडी में अगर एक बार एंटर कर जाती है तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और रिकवर भी करने में हमें बहुत टाइम लगता है, और कई बार तो पूरी लाइफ टाइम तक ही हमारी बॉडी में ही रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट करो इन डिसीजेज से।
सेकेंड आता है द सेकेंड इज दैट ट्रीटमेंट टेक्स टाइम एंड विच मीन्स दैट समवन इज बेड रिडन फॉर सम टाइम इवन इट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। कि सेकेंड चीज़ ये भी नुकसान है कि अगर हमें एक्यूट डिसीजेज होती है तो हमारा थोड़ा सा वो होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है कि हमें कुछ डेज बेड रेस्ट लेना पड़ता है और अपने सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। जबकि ये देखा जाए तो फर्स्ट वाले से काफ़ी बेटर है कि कम से कम हमारी बॉडी में वो डिसीज़ रहेगी तो थोड़े टाइम तक, पर हमें फिर भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जब तक ना हो तो हमें बेड रेस्ट में ही रहना होता है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो नुकसान है ना। इससे बढ़िया होता कि हम पहले से ही उस बीमारी से अपने आप को बचा लेते ताकि हमें इतने दिन बेड रेस्ट भी ना करना पड़ता। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है। थर्ड ये आता है कि दैट इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज इट एक्ट एज अ सोर्स विच मे स्प्रेड इट टू अदर एज वेल। कि अगर किसी बंदे की इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा था इन्फेक्शन डिसीज मतलब कि खांसी जुकाम, तो क्या होता है कि वो पर्सन एक सोर्स बन जाता है बीमारी का, कि अब उस पर्सन से किसी और को भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अपने अंदर वो डिसीज़ ना लाओ। अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो आपसे किसी और को भी खतरा नहीं है। नहीं तो आपको अगर जुकाम होता है तो आपके फैमिली में भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब देखो इम्यूनिटी क्या होता है, आपने सुना होगा ना, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करो। इम्यूनिटी पावर हमारी डिसीज से लड़ने की पावर होती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ना एक ऐसी पावर है, एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो कि डिसीजेस को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहले से ही देख लेता है कि ये डिसीजेस के जर्म्स है और उससे लड़ता है, उससे फाइट करता है डिसीजेस के जर्म से। ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय करके हमारे को काफ़ी सारी डिसीजेस से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे कंप्यूटर में अगर मान लो वायरस वगैरह डलता है तो एंटीवायरस उसको बचा लेता है ना उस वायरस से। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बैक्टीरिया फंगी वायरस एंटर करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है इससे। आपने सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, डिसीजेस से फाइट करते हैं, तो वो इसी का ही पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का। चलो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आज से 2 सेंचुरी पहले क्या होता था, एक बच्चा था, ठीक है, उसको ना काउ पॉक्स हो रखा था। काउ पॉक्स एक बीमारी होती थी पुराने टाइम में। तो उसमें ये देखा गया कि जो उसकी कंट्री थी ना उसमें ना स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी पूरी फैली हुई थी। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो ऐसे पूरे लार्ज स्केल पे हर किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा था। बट वो बच्चा जिसके काउ पॉक्स था पहले से, उसके स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ दोबारा से, जबकि वो उन लोगों के पास भी जाता था जिनमें स्मॉल पॉक्स था। इवन ये एक इन्फेक्शन डिसीजेस थी, फिर भी उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाई। तो ये चीज़ एक इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व करी। उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स एंटर क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसने बाद में इसको रिसर्च किया और ऑब्जर्व करके ये कंक्लूजन निकाला कि क्योंकि उस बच्चे को ना पहले से ही काउ पॉक्स था, और जो काउ पॉक्स का वायरस है वो स्मॉल पॉक्स से सिमिलर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला इम्यूनाइजेशन क्या होता है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है ना, उसके पास जब भी जर्म्स आते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी उनसे फाइट करती है, बट वो इतने हाई रेट से उससे फाइट नहीं कर पाती क्योंकि उसको ना पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर जर्म्स है किस चीज़ के। तो ऐसे में क्या होता है कि इजीली फर्स्ट टाइम हमें डिसीज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको पता होगा कि चिकन पॉक्स जो होता है वो एक बार सबको होता ही होता है लाइफ टाइम में, है ना। और अगर एक बार पर्सन को होता है उसके बाद बहुत कम चांस है कि वो सेकेंड टाइम पर्सन के हो, बहुत ही कम चांस है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स के जर्म्स एक बॉडी के पास आते हैं तो उसकी बॉडी को उसके बारे में कोई पता नहीं कि ये चिकन पॉक्स के जर्म्स है, तो वो उससे इतना फाइट नहीं करती और वो उस बॉडी में ईजिली एंटर कर जाते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि हमारे चिकन पॉक्स हो जाता है 14 डेज 5 या मंथ में हम ठीक होते हैं। तो हमारी बॉडी की ना ये ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो हमारी बॉडी की मेमोरी में स्टोर हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर किए थे लास्ट टाइम वो चिकन पॉक्स के थे। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं जिसके चिकन पॉक्स हो रखा है, तो आपकी बॉडी के पास वो जर्म्स दोबारा आएंगे ना, तो आपकी बॉडी को तो वो इम्यून सिस्टम में स्टोर है कि ये चिकन पॉक्स के जर्म है। तो अब जो सेकंड टाइम वो जर्म्स बॉडी के पास आते हैं तो वो उससे और ज़्यादा फाइट करती है और ज़्यादा उसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सेकंड टाइम हमारे अंदर होने के चांसेस बहुत कम है चिकन पॉक्स। ठीक है, बट फिर भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो सेकंड टाइम भी वो हार जाएगा और फिर से हमारे बीमारी लग जाती है। तो इस सब से आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो देखो इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस
of injecting of substance, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वैक्सीन, इनटू अ हेल्दी पर्सन, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो साथ साथ, in order to develop immunity against the disease। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी में जब एक बार जर्म्स एंटर कर जाते हैं तो बॉडी को वो चीज़ याद रहती है। तो इम्यूनाइजेशन यही प्रोसेस है कि हम अपनी बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसी सब्सटेंस को, वैक्सीन्स को इंजेक्ट किया जाता है हेल्दी पर्सन की बॉडी में, ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और उसके वो बीमारी ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमें बचपन में पोलियो पिलाई जाती है ना छोटे बच्चों को, सिर्फ हम 2 ड्रॉप्स ही पोलियो के पिलाते हैं। तो उसमें होता क्या है, पोलियो की जो होती है ड्रॉप, उसमें ना थोड़े थोड़े पोलियो डिसीज़ के ही जर्म्स होते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो बिल्कुल थोड़े से होते हैं, तो हमारी बॉडी उससे ईजिली फाइट करके उन्हें किल कर देती है। ठीक है, और साथ में वो चीज़ अब बॉडी में रिकॉर्ड हो गई कि हाँ ये जो जर्म्स है वो किसके है, पोलियो के। तो नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में जब वो आएंगे तो हमारी बॉडी उससे स्ट्रांगली लड़ सके, यानी कि हमने उसको एक इम्यूनिटी डेवलप करके दे दी। हमने उसे बता दिया कि ये जर्म्स ना पोलियो के है, जब भी अब तेरे पास ये जर्म्स आए तो इसे किल कर दियो। तो ये ऐसा कुछ काम करता है। लास्ट में बात करते हैं स्मार्ट आइडियाज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाके याद कर सकते हैं उनको। और सेकंड जो स्मार्ट आइडिया है, मैं इस चैप्टर के लिए जो आपको स्मार्ट आइडिया दूंगा वो आपने ये करना है कि हमेशा बड़े आंसर्स लिखने हैं। और बायो में जितने बड़े आंसर आप लिखोगे, इनफैक्ट साइंस में भी आप जितने बड़े आंसर लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आंसर को बड़ा बनाने के लिए बच्चे एक जो सबसे ईजी मेथड है वो है कि एग्जाम्पल ऐड कर दो। जैसे आप इम्यूनिटी के बारे में बता रहे हो तो आप यहाँ पे चिकन पॉक्स वाला एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो बना के। तो एग्जाम्पल तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए अगर कोई बुक चाहिए तो मैं आपको रेफर करूंगा कि सेल्फ स्टडी जो है साइंस की सबसे अच्छी बुक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके amazon.in से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।